नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। कनाडा के निराधार आरोपों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला सीधा हमला, कहा अब तक नहीं मुहैया कराए सबूत। कनाडा संगठित अपराध को देता है संरक्षण। खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 50 जगहों पर छापेमारी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक मोर्चे पर श्रीलंका की सराहना की, कहा धीरे धीरे पटरी पर आ रही है अर्थव्यवस्था, अगली किस्त पाने के लिए और सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत। इराक में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, विवाह भवन में आग लगने की घटना में 100 से अधिक लोगों की मौत, करीब 200 लोग घायल। घटना की जांच के आदेश जारी। उत्तर कोरिया ने देश की सीमा में घुसे अमेरिकी सैनिक को पूछताछ पूरी करने के बाद रिहा करने का लिया फैसला। जुलाई में अवैध रूप से उत्तर कोरिया की सीमा में किया था प्रवेश। स्पेन में रूढ़िवादी नेता अल्बर्टो नुनेज फीजू प्रधानमंत्री पद के लिए पर्याप्त वोट पाने में रहे विफल। फीजू के पक्ष में पड़े 172 वोट। संसद में शुक्रवार को फिर से होगा मतदान। वर्तमान पीएम पेड्रो सांचेज भी बहुमत जुटाने के प्रयास में। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा को सख्त संदेश दिया है और बिना सबूत के गलत बयानी के लिए आगाह भी किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा में अलगाववादियों को मिल रहे संरक्षण पर भी सवाल खड़े किए, तो चीन के साथ चल रहे तल्ख रिश्तों पर भी अपनी बात रखी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत के खिलाफ की गई अनर्गल, बेबुनियाद, गलत बयानी के बाद भारत लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा पर सीधा हमला बोला और कहा कि कनाडा संगठित अपराध को संरक्षण देता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने अभी तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। We have given them a lot of information about organized crime leadership which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. इससे पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनजीए के मंच से बिना नाम लिए कनाडा को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देश सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन ले रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ देशों की पसंद के हिसाब से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो एक तय एजेंडा पर काम करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. चीन के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा है, इसमें हमेशा समस्याएं रही हैं। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद से सीमा पर कभी भी कोई घातक सैन्य और युद्ध की घटना नहीं हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंद महासागर में धीरे धीरे चीनी नौसेना की बढ़ रही मौजूदगी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 से 25 वर्षों में चीन की नौसेना हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है, लेकिन हम इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। It's never been an easy relationship.
It's always had its share of problems. It's had a war in 1962. It's had military incidents after that. But after 1975, there's never been a loss, there's never been a combat fatality on the border. कनाडा की गलत बयानी के बाद से कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने भारत के ट्रैक रिकॉर्ड की सराहना की है और कनाडा के द्वारा पहले भी इस प्रकार के गैर जिम्मेदार व्यवहार को लेकर घेरा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक कनाडा अपने मनगढ़ंत आरोपों को लेकर कोई भी सबूत नहीं दे पाया है, जबकि भारत बीते तमाम वर्षों में कई बार कनाडा में फल फूल रहे आतंकवादियों से लेकर अलगाववादियों तक के सबूत और जानकारी देता रहा है और इसके बाद भी कनाडा ने किसी भी प्रकार के तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे विवाद के बाद से जस्टिन ट्रूडो लगातार अपने ही देश में आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और बिना सबूतों के दिए गए बयान को लेकर कनाडा की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निष्ठा खुद संदेह के घेरे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। भारत में 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन हुआ। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में 35 देशों के सेना प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले, समावेशी नौवहन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई तो भारत ने दुनिया के सामने वैश्विक कानूनों पर आधारित व्यवस्थाओं का पालन करने की अपनी बात को फिर से दोहराया। हमेशा से ही आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर देते हुए स्वतंत्र, खुले, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्ष में रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में 3 दिवसीय 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी रही। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और 35 देशों की सेनाओं के प्रमुख और प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अन्य खतरों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से भी निपटने के लिए सेनाओं को तत्पर रहना चाहिए। India's vision for the Indo-Pacific is based on our Act East policy, led down by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in Mauritius in 2015. We envisage a free, open, inclusive, peaceful and prosperous Indo-Pacific region. सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता अमूर्त आदर्श नहीं है, बल्कि वो नींव है जिस पर लाखों लोगों के सपने और आकांक्षाएं टिकी हुई हैं। भारतीय सेना इन आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध है। Our commitments toward collaboration has been the first takeaway. In an area or in an era characterized by rapid technological advancements and dynamic security paradigms, we acknowledged that our strength lies not merely in the individual prowess of our respective armies, but in the synergy and effect of our combined efforts. वहीं प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना के कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन ने जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास जरूरी हैं। Land power, in my view, is the security architecture that binds this region together. And together, we as Army leaders can preserve a safe, stable, and secure Indo-Pacific for all to prosper. नई दिल्ली में इस बहुपक्षीय सेना कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि भारतीय और अमेरिकी सेना की सहमेजबानी में आयोजित इस मंच का मुख्य प्रयास तटीय साझेदारों के बीच आपसी समझ, संवाद और मित्रता के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था। अक्षय डोगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव जारी है। इस सब के बीच अजरबैजान के अधिकारियों ने नागोर्नो काराबाग के पूर्व राज्य मंत्री रूबेन बर्देयन को हिरासत में ले लिया है। वहीं नागोर्नो काराबाग से हजारों की संख्या में आर्मेनियाई मूल के लोग सीमा पार कर शरण के लिए आर्मेनिया पहुंच रहे हैं। अजरबैजानी सीमा रक्षक सेवा ने कहा कि उसके अधिकारियों ने नागोर्नो काराबाग के पूर्व राज्य मंत्री रूबेन बर्देयान को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि उन्होंने आर्मेनिया में प्रवेश करने का प्रयास किया था। रूबेन बर्देयान अवैध रूप से काराबाग के क्षेत्र में रह रहे थे और तथाकथित नागोर्नो काराबाग गणराज्य के तथाकथित राज्य मंत्री का पद संभालते थे। उनको राजिन सीमा चौकी में हिरासत में लिया गया। अजरबैजान की ओर से बताया गया है कि उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया बलों के सदस्यों की सुरक्षा के तहत बाकू ले जाया गया है। इस सब के बीच अजरबैजान के नियंत्रण वाले नागोर्नो काराबाग से हजारों लोग भागकर आर्मेनिया की सीमा में शरण ले चुके हैं। अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्र काराबाग में रहने वाले 1 लाख से अधिक आर्मेनियाई लोगों में से अब तक 28,000 से अधिक लोग सीमा पार कर आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। आर्मेनियाई लोगों द्वारा शरणार्थियों का न सिर्फ स्वागत किया जा रहा है, बल्कि अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ फिर से गोलबंद भी होते दिख रहे हैं। पूरे काराबाग को अजरबैजान ने बंधक बना लिया है। ये सब हमारे राष्ट्रपति की गलती है। उन्होंने ये सब किया है और वो ही इसके जिम्मेदार हैं। देर रात उनका ट्रक सड़क पर ही टूट गया। वे खुले में पड़े हुए थे, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर यहाँ आ गया। 43 लोग बिस्तर पर थे और 5 लोग केबिन में थे। मैं रूसी शहर स्टावरोपोल से यहाँ आया था। जब मैंने यहाँ की स्थिति देखी तो मैं अपने लोगों की यथासंभव मदद करने के लिए आ गया। मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ और किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ। सैटेलाइट तस्वीर में भी नागोर्नो काराबाग और आर्मेनिया के बीच में लाचिन सीमा पर लंबा ट्रैफिक जाम दिख रहा है। दरअसल नागोर्नो काराबाग में आर्मेनियाई मूल के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये इलाका अजरबैजान के कब्जे में है। हाल ही में अजरबैजान ने यहां आतंक और विद्रोहियों के सफाई के नाम पर एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और इस स्थिति को बदलने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत की मदद काफी महत्वपूर्ण रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि अगली किस्त पाने के लिए श्रीलंका को और सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। सड़कों पर ट्रैफिक, सार्वजनिक जगहों और रेस्टोरेंट में स्थानीय लोगों की भीड़, पर्यटकों से गुलजार शहर, बाजारों में पहले जैसी चहल पहल यह बताने के लिए काफ़ी है कि श्रीलंका की स्थिति 1 साल पहले जैसी नहीं रही। यानी 1 साल पहले आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अफरा तफरी का माहौल अब काबू आता दिख रहा है। यह संभव हो पाया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत की सहायता की वजह से। श्रीलंका द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम की वजह से धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। IMF ने 2 हफ्ते की समीक्षा के बाद कहा कि श्रीलंका ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी सुधारों को लागू करने में सराहनीय प्रगति की, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा। लेकिन ये संकेत अस्थायी हैं। IMF के मुताबिक श्रीलंका को अगली किस्त के पाने के लिए और सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। श्रीलंका ने कठिन लेकिन बहुत जरूरी सुधारों को लागू करने में सराहनीय प्रगति की है। ये प्रयास फलदायी हो रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था स्थिर होने के अस्थायी संकेत दिखा रही है। मुद्रास्फीति 70% के शिखर से घटकर आज 1.3% हो गई है। सकल अंतर्राष्ट्रीय भंडार में वृद्धि हुई है और इस साल मार्च और जून के बीच $1.5 बिलियन और आवश्यक वस्तुओं की कमी दर्ज की गई है। दरअसल पिछले साल श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बाद IMF ने श्रीलंका को कड़ी शर्तों के साथ $2.9 अरब के बेल आउट दिया था। पीटर ब्रेउर की अध्यक्षता में IMF प्रतिनिधिमंडल ने समीक्षा के बाद कहा कि स्थिरता के शुरुआती संकेतों के बावजूद पूर्ण आर्थिक सुधार अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से विकास की गति धीमी बनी हुई है। हालांकि राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में सुधार होने के बावजूद IMF ने कहा कि वर्ष के अंत तक राजस्व प्रारंभिक अनुमानों से लगभग 15% कम होने की उम्मीद है। चर्चाएं जारी हैं और अधिकारी राजस्व जुटाने के लक्ष्यों, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों और अन्य महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों के लिए अपनी योजनाओं पर प्रगति कर रहे हैं।
2 हफ्ते की यात्रा के समापन के बाद IMF के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अगली किश्त जारी करने से उनकी टीम के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार देश में कर्मचारियों की मांग को किस तरह से सुलझाती है। IMF की पहली किस्त सख्त आर्थिक और प्रशासनिक नीतिगत सुधारों की शर्तों के साथ आया था। प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख पीटर ब्रेउर ने कहा कि ऋण कार्यक्रम के तहत लगभग $330 मिलियन की दूसरी किश्त IMF के कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचने के बाद ही जारी की जाएगी और यह कब तक जारी होगी इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। हालांकि समीक्षा से IMF ने एक अहम कदम उठाते हुए पहले ऋण पुनर्गठन आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में नए बॉन्ड के लिए लगभग $10 अरब मूल्य के डिफॉल्ट स्थानीय ऋण के आदान प्रदान के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। सरकार ने भी घरेलू और विदेशी कर्जदारों की लेनदारी को फिर से पुनर्गठित करना जारी रखा है। सबसे ज्यादा ध्यान $36 अरब के विदेशी कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने पर दिया जा रहा है, जिसमें चीन से मिला $7 अरब का कर्ज भी शामिल है। माना जा रहा है कि कर्मचारी संगठनों का सबसे अधिक विरोध घरेलू कर्ज को पुनर्गठित करने को लेकर है, जिसका असर देश के आम लोगों पर हो सकता है। दरअसल श्रीलंका की कैबिनेट ने हाल ही में घरेलू कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, लेकिन इसकी व्यापक आलोचना भी हो रही है क्योंकि इससे श्रीलंका के कर्मचारियों की पेंशन में कटौती होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इराक के उत्तरी निनेवे प्रांत के अल हमदानिया में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर एक विवाह समारोह में आग लगने से कई लोग मारे गए हैं। मंगलवार शाम को हुई दुर्घटना ने हर किसी का दिल दहला दिया है। इराकी समाचार एजेंसी नीना की रिपोर्ट के मुताबिक आग से झुलसकर मरने वालों में दूल्हा और दुल्हन भी शामिल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती इस लड़की ने सोचा भी नहीं होगा कि शादी की खुशियां कुछ पल में काफूर हो जाएंगी। जश्न की जगह हर जगह मातम पसर जाएगा। अपनों की सलामती के लिए दुआ कर रहे इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जगह पर धूम धड़ाका था वहां लोगों की चीख पुकार गूंजने लगेगी। दरअसल इराक के मोसुल से कुछ दूरी पर निनवे प्रांत के हमदानिया इलाके में मंगलवार देर शाम एक खचाखच भरे मैरिज हॉल में सैकड़ों लोग शादी का जश्न मना रहे थे। तभी कार्यक्रम स्थल पर भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 लोगों के घायल होने की खबर है। ये आंकड़े अधिक भी हो सकते हैं क्योंकि चश्मदीद के मुताबिक इस समारोह में 1000 से अधिक मेहमान थे। ये शादी समारोह था। इस शादी में 1000 या 1100 से अधिक मेहमान थे। शादी अच्छी चल रही थी, लोग नाच रहे थे और आतिशबाजी हो रही थी।
इसी बीच आतिशबाजी में से एक छत से टकराई और अचानक आग लग गई। हॉल पूरी तरह से कॉर्क मटेरियल और कपड़े से बना था, इसलिए छत लोगों पर गिरने लगी। लोग बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल था। वहाँ मेरे 20 से ज़्यादा रिश्तेदार थे। मेरे दोस्त का पूरा परिवार मारा गया। वह, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसकी पत्नी और सभी लोग, पूरा परिवार मारा गया। शादी समारोह में अचानक हुए इस हादसे के बाद भगदड़ मची और लोग जान बचाने की खातिर इधर उधर भागते नजर आए। इस हादसे में किसी ने अपनी मां को खोया, तो किसी ने पिता को, तो किसी ने अपने बच्चे को। परेशान लोग अस्पताल से लेकर हर जगह अपनों को तलाशते नजर आए। मेरी सास टॉयलेट में फंस गई थी, वे बाहर नहीं आई। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं मिल रही हैं। ना मेडिसिन विभाग में, ना जले हुए लोगों में, ना कहीं और। दिल दहला देने वाली इस दुर्घटना में एक बेटे को मां तो नहीं मिली, लेकिन उनका कपड़ा मिला। अपनी मां से बिछड़ने के गम में बिलक बिलक कर रोता ये शख्स इकलौता नहीं है। ऐसे तमाम लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं। आग लगने की वजह पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन समारोह में मौजूद लोगों की माने तो समारोह स्थल पर की गई आतिशबाजी से ये हादसा हुआ होगा। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर फाइटर्स इमारत में जले हुए कंकाल की तलाश कर रहे हैं, तो शोक संतप्त रिश्तेदार मोसल के एक मुर्दा घर के बाहर अपनों को याद कर जार जार रो रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। उत्तर कोरिया ने जानकारी दी है कि वो उस अमेरिकी सैनिक को अपने देश से निर्वासित करेगा जो इस साल की शुरुआत में दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया में घुस गया था। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने बुधवार को कहा कि उत्तर कोरियाई अधिकारियों ने अमेरिकी सैनिक ट्रेविस किंग से पूछताछ पूरी कर ली है। समाचार एजेंसी के अनुसार सैनिक ट्रेविस किंग ने अवैध रूप से उत्तर कोरिया की सीमा में घुसपैठ को स्वीकार किया है। समाचार एजेंसी ने कहा कि ट्रेविस किंग उसके साथ अमेरिकी सेना में हो रहे दुर्व्यवहार के कारण उत्तर कोरिया की सीमा में घुस गया था। दरअसल अमेरिकी सैनिक किंग दक्षिण कोरिया में तैनात था, जो भागकर उत्तर कोरिया चला गया था। हालांकि अभी उत्तर कोरिया ने ये जानकारी नहीं दी है कि कब वो अमेरिकी सैनिक को अपने देश से निर्वासित करेगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं यूरोप इन दिनों। यूक्रेन रूस युद्ध अहम मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां से नतीजे तय होने की आशंका प्रबल होती दिख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को लगातार दिए जा रहे आधुनिक हथियारों से पलटवार का मौका मिल रहा है। हालांकि यूक्रेन को हथियारों से सहायता को लेकर कई यूरोपीय देश अब हाथ खींचते नजर आ रहे हैं। मोर्चेबंदी के मौके पर रूस भी थोड़ा पिछड़ता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन के जवाबी हमले ने मॉस्को की चिंता बढ़ा दी। हालांकि अभी भी रूसी सैनिक हर दिन यूक्रेन के किसी न किसी हिस्से को अपना निशाना बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन पहले रूस ने खेरसोन स्थित यूक्रेनी सेना के आयुध डिपो को मिसाइल और ड्रोन से हमले कर भारी क्षति पहुंचाई। यूक्रेन ने काला सागर के करीब अपना जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। उधर यूक्रेन के लिए होने वाले अनाज पर पोलैंड के साथ फंसा पेंच अब सुलझता दिख रहा है। दरअसल वॉर्सो के साथ कीव के संबंधों में पिछले दिनों खटास आ गई थी, क्योंकि पोलैंड ने हंगरी और स्लोवाकिया के साथ मिलकर उस प्रतिबंध को बढ़ाने का फैसला किया था जो रूसी हमले के बाद यूक्रेन से अनाज और खाद्य आयात में वृद्धि से किसानों को बचाने के लिए लगाया गया था। अगली खबर की ओर चलते हैं। स्पेन के रूढ़िवादी नेता अल्बर्टो नुनेज फीजू प्रधानमंत्री बनने के लिए निचले सदन में पर्याप्त वोट हासिल करने में विफल रहे। पीपुल्स पार्टी के नेता फीजू ने जुलाई में हुए अनिर्णायक चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थीं, लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए अन्य दलों का समर्थन पाने में विफल रहे। सदन में फीजू के पक्ष में 172 वोट मिले, जबकि विरोध में 178 वोट मिले।
संसदीय कानून के मुताबिक शुक्रवार को फिर से मतदान होगा, जिसमें पीएम पद के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होगी। यदि फिजू अपने दूसरे प्रयास में पर्याप्त समर्थन पाने में विफल रहते हैं तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को मोनोक्लोआ पैलेस में रहने का मौका मिलेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। भारत के कर्नाटक में होयसल वंश के शासकों द्वारा बनाए गए 3 मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। चिन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर नामक इन 3 प्राचीन मंदिरों ने अपनी दीवारों में सदियों का इतिहास संजोया हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत का प्राचीन इतिहास उसके मंदिरों में बसता है। जो काम करने में आज के पढ़े लिखे वास्तुकारों के पसीने छूट जाएंगे, उसे कई सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया। भारत की इस अनोखी कला और संस्कृति को सम्मानित करने के लिए 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए 3 मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। चिन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर नामक इन 3 प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर सदियों का इतिहास है। इन भव्य इमारतों की चमक को बरकरार रखने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। यह मंदिर सच में बहुत सुंदर है। इससे पता चलता है कि मानव जीवन देवताओं के जीवन से किस प्रकार से अलग है। उन्होंने इस मंदिर में मौजूद मुख्य मूर्ति के अलावा अलग अलग खंडों में भी यह दिखाया है। वास्तव में सुंदर है और इसमें वास्तव में जटिल डिजाइन है। वे देखने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को और अधिक जानना चाहिए और इतिहास के बारे में समझना चाहिए। कला और साहित्य प्रेमी होयसल शासन काल में बने मंदिरों में उत्तर और दक्षिण भारतीय शैलियों की झलक साफ नजर आती है। इन मंदिरों के निर्माण में मुलायम सॉप स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसपे नक्काशी करना आसान होता है। बेल्लूर के चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 103 साल का समय लगा। होयसलेश्वर मंदिर 1121 में बनना शुरू हुआ, जबकि मैसूर जिले का केशव मंदिर का निर्माण 1268 ईस्वी में शुरू हुआ था। दरअसल भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित हैं कर्नाटक स्थित ये तीनों मंदिर। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भगवान शिव, ब्रह्मा के अवतारों और उनके वाहनों को उकेरा गया है। कर्नाटक का काष्ठ शिल्प, हाथी दांत की नक्काशी, बीदर कला के साथ साथ स्वर्ण शिल्प कला इस मंदिर के शिल्प में 4 चांद लगाने का काम करती है। अगर 1000 साल से इतना अच्छा आर्किटेक्ट अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इससे पहले जो इसका कलर फ्रेम्स और जो भी होगा वो अमेजिंग होगा। इसको यूनेस्को डिक्लेयर किया है तो ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। मंदिरों के नक्काशी से कारीगरों की मेहनत और रचनात्मकता साफ झलकती है। इन मंदिरों के साथ साथ शांति निकेतन को भी यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। इन 2 को शामिल करने के साथ साथ ही अब भारत में यूनेस्को की सूची में कुल 42 ऐतिहासिक स्थल हो चुके हैं। इस कदम से न केवल मंदिर की देखभाल भी बेहतर होगी, बल्कि पर्यटकों को भी भारत की भव्य विरासत को देखने का और समझने का मौका मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।